Hello everyone, I'm Dr. Mansi Gupta from Siddha Hospital and today we will be talking about postpartum depression. डिलीवरी के बाद जो नई मदर्स होती हैं उनकी जो मनोवस्था होती है वो कैसी रहती है और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी कभी फीमेल की डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद अगर मदर्स को ऐसे सिम्टम्स आए जिसमें मदर को अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी रोने का मन करता है पूरे टाइम, या फिर उन्हें गिल्ट की फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, या फिर उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है। इन सिवियर केस पेशेंट का वेट लॉस भी होने लग जाता है भूख ना लगने के कारण, वो खाना नहीं खाते हैं, या फिर बच्चे के प्रति आपको प्यार नहीं आता है, बच्चे के प्रति आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, आपके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं उससे, या फिर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको जीने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आपको बच्चे के पास जाने का मन नहीं करता है, या आप बच्चे के प्रति आपको ऐसे बैड थॉट्स आते हैं। तो ये सब एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन के स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ये 10 to 15% फीमेल्स में ही होता है, बट it is a concerned department and we should talk about it because it is treatable. So ये postpartum depression क्यों होता है? ये definitely इसमें एक hormonal रोल रहता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत हाई लेवल में रहते हैं। डिलीवरी के बाद एकदम से जब वो हार्मोन्स लो लेवल पे आते हैं तो पेशेंट के माइंड में उसका इफेक्ट आता है और उससे डिप्रेसिव फीलिंग आती है, इमोशनल स्टेट रहता है, फैमिली सोशल प्रॉब्लम्स रहती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई बार फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मदर्स फिजिकली नहीं कर पाती हैंडल बच्चे को, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड मदर्स होती है। उन सब केसेस में ये कॉजेज रहते हैं एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इट इज अ स्पेक्ट्रम, इसमें एक माइल्ड टाइप होता है, मॉडरेट एंड सिवियर टाइप होता है। तो जो इसकी सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म होती है वो होता है पोस्टपार्टम ब्लूज। तो पोस्टपार्टम ब्लूज डिलीवरी के इमीडिएटली बाद से भी मदर को फीलिंग आती है एंड इट इज ट्रीटेबल, इट इज सेल्फ लिमिटिंग, तो धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाता है। एक्चुअली मदर्स में एंजाइटी रहती है, वो एकदम से जब बच्चा आता है वो हैंडल नहीं कर पाती है या सोशल सपोर्ट नहीं रहता है तो उनको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो इसमें मोस्टली मदर्स को क्राइम वाली फीलिंग आती है, मदर पूरे टाइम लगता है रोते रहते हैं, कोई बात नहीं, मदर बस रोना, उसको रोने वाली फीलिंग आएगी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, अकेले रहना अच्छा लगेगा। तो जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं उनको पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, तो धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं अगर हमारी फैमिली सपोर्ट अच्छी हो, हस्बैंड का सपोर्ट रहे, पार्टनर का सपोर्ट रहे तो। और अगर ये पोस्टपार्टम ब्लूज जो है ये रिकवर नहीं होते हैं और ये अपनी सिवियर स्टेज पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। ये स्लोली प्रोग्रेस करता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये 1 ईयर 2 ईयर्स तक रह सकता है। इसमें पेशेंट को और सिवियर सिम्टम्स आते हैं जैसे कि नींद नहीं आना, बिल्कुल भी एक एजिटेशन होना, एंजाइटी होना, रेस्टलेसनेस होना, सुसाइडल थॉट्स आना, बच्चे के प्रति एक अच्छी फीलिंग नहीं आना, पूरे टाइम पेशेंट रोता रहता है, उसको भूख ना लगना, वेट लॉस होना, ये सब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। इसके बाद अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पेशेंट पोस्टपार्टम साइकोसिस इतना कंडीशन जिसमें साइकोसिस में अगर पेशेंट चला जाए तो she definitely needs treatment. Postpartum psychosis is a dangerous stage, उसमें पेशेंट काफी ज्यादा हैलुसिनेट करने लग जाता है, उसको बातें कुछ जो नहीं होती हैं वो बातें फीलिंग होने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो किसी को वो अपने आप को भी हार्म कर सकता है, बच्चे को भी हार्म कर सकता है। उसमें पेशेंट एकदम से बहुत ज्यादा हंसने लग जाएगा मे बी, या फिर एकदम से बहुत ज्यादा रोने लग जाएगा, मैनिक डिप्रेसिव स्टेज जिसको हम बोलते हैं। एंड इट इज अ साइकियाट्रिक कंडीशन एंड इसमें आपको साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना है एंड डेफिनेटली इट हैज अ ट्रीटमेंट एंड वी शुड टेक ट्रीटमेंट फॉर इट। सो ये अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमें होता है इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब इसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे। तो मदर के लिए तो इसके इफेक्ट्स रहते हैं, डेफिनेटली इट इज हार्मफुल फॉर द मदर्स। बच्चे के लिए भी ये इसके काफी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि बच्चे की अगर मदर को बच्चे के प्रति अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर पाती है, ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन ज्यादा होता है, बच्चों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, कई बार मदर पीडियाट्रिशियन के साथ अपॉइंटमेंट स्किप कर देती है तो उनका वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता है। ऐसे बच्चों को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है जब वो बड़े होते हैं, उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार खाने प्रॉपर नहीं खाते हैं वो, उनको अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ऐसे बच्चे माल न्यूट्रिशन में जाते हैं या फिर ओबेसिटी में जाते हैं, और ऐसे बच्चे कई बार हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स में भी जाते हैं और बच्चों का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। और समटाइम्स ऐसे बच्चे निगलेक्टेड रह जाते हैं, इनके इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स रहते हैं,
और उतना अच्छे से नहीं कर पाते जितने और बच्चे कर पाते हैं। अब ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किन मदर्स में ये ज्यादा होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमने देखा गया है कि जिन मदर्स की ज्यादा पहले हिस्ट्री है, जैसे कि पर्सनल हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है कि उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन रहा है फैमिली में, या फिर न्यूली मेड मदर्स हैं, फर्स्ट टाइम मदर बनी है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, या फिर यंग मदर्स हैं, लेस देन 20 इयर्स की मदर है, या फिर ओल्ड एज मदर्स हैं जो फिजिकली मैनेज नहीं कर पाती हैं, या फिर फैमिली में कोई स्ट्रेस है, या अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी और प्रेगनेंसी हो गई और डिलीवरी हो गई है, या फिर सिंगल पेरेंट है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको पहले से एंटीनेटल टाइम से बहुत ज्यादा एंजाइटी रहता है कि पेशेंट्स को कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, तो वो पेशेंट ज्यादा इसमें जाते हैं। या फिर कई बार आपके डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए कि मदर कॉम्प्लिकेट हो गई, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, या फिर बाद में केयर की ज्यादा जरूरत पड़ी, या बच्चे प्रीटर्म बर्थ हो गया, या बच्चे ऐसा है कि बच्चा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो मदर को ज्यादा एंजाइटी रहता है, या फिर बच्चे को ज्यादा टाइम नर्सरी में रखा उस केसेस में, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनके चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उन केसेस में डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कई बार ये भी देखा है कि जिनके बच्चे ज्यादा रोते हैं जिन मदर्स के, तो उनको भी काफी एंजाइटी हो जाती है कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है, हमारी प्रॉब्लम है, तो ऐसे मदर्स भी कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। तो ये सब बातें हमने की, सिम्टम्स किया, रिस्क फैक्टर्स ये सब किया। तो फाइनली इसका ट्रीटमेंट क्या है? हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट में चीज है कि हमें डिटेक्ट करना कि हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है। काफी बार ऐसा होता है, फैमिली भी ऑब्जर्व करती है कि मदर को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मदर भी ऑब्जर्व करती है, बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस वो ये चीज डिस्कस नहीं करते हैं, डॉक्टर्स के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि लोग हमें पागल बोलेंगे, हम क्या पागल हो गए हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिम्टम आ रहे हैं मदर को, तो आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट लीजिए। इसका ट्रीटमेंट है एंड इट इज टोटली रिकवरेबल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। अगर किसी फीमेल को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है तो देयर इज नथिंग लाइक कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, इट इज नॉर्मल एंड वी शुड टेक इट नॉर्मली एंड वी शुड गो फॉर ट्रीटमेंट। सो इसमें ट्रीटमेंट रहता है, मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें कुछ मेडिसिन रहती हैं, उन मेडिसिन का इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरे दिन लगती है, बट धीरे धीरे पेशेंट रिकवर हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बार इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी लाइफ मेडिसिन खानी पड़ेगी, या फिर इसके मेडिसिन का साइड इफेक्ट बच्चे पे आएगा। डेफिनेटली डॉक्टर्स देख कर देते हैं कि अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग है तो उस हिसाब से हम टैबलेट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल लेना चाहिए एंड ये मेडिसिन धीरे धीरे वेन ऑफ हो जाती है। मे बी इनिशियली मेडिसिन स्टार्ट किया, पेशेंट को जब अच्छा लगने लगा तो धीरे धीरे उसका डोज कम होकर बंद भी हो जाती है मेडिसिन। देन नेक्स्ट इज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोथेरेपी में एक तो पेशेंट को खुद ही उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, तो उसके ये रहता है कि आप एक तो अपने आप को अलग मत कीजिए, किसी चीज से बिल्कुल अलग मत कीजिए, आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, आप अपने फैमिली सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे हेल्प करना है, तो आप उनको बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए। आप हस्बैंड से बात कीजिए, आप अच्छा खाना खाइए जो आपको अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करिए, आप भी आपको जो हॉबीज हैं आपकी आप वो कर सकते हैं। और अगर आप पूरे टाइम बच्चे को संभालने के लिए नहीं अच्छा लगे, आप अपनी हेल्प दे सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप आपको ऑन प्रायोरिटी रेस्ट लेना है, बिकॉज ये देखा गया कि जिन मदर्स में स्लीप कम होता है उनमें भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। एंड डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मदर के साथ फैमिली की काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो ये एक फैक्टर रहता है। अगर ये सब थेरेपीज वर्क नहीं करती हैं, देन द लास्ट रिजॉर्ट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में आपने देखा होगा मूवीज में या टीवी में दिखाते हैं कि पेशेंट को शॉक दे रहे हैं, कुछ शॉक ट्रीटमेंट होता है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर पेशेंट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पे इंप्रूव कर रहा है तो वी शुड गो फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अंडर ट्रीटमेंट विद अ साइकियाट्रिस्ट। एंड लास्ट इज कि हाउ टू प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंशन इज दैट ओनली। तो प्रिवेंशन के लिए कि हमें ये ना हो,
मदर्स पहले से ही अवेयर रहें कि ऐसी कोई कंडीशन होती है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इससे अवेयर रहें, इससे बच कर रहें। अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखें। सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि हम ये कर सकते हैं बच्चे के लिए, ये करें या हम ये नहीं कर पा रहे। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर मदर। एवरी मदर इज स्पेशल, एवरी मदर इज डिफरेंट एंड यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर मदर और मेक योर चाइल्ड विद अदर। एंड देन डेफिनेटली आप स्टार्टिंग से ही अपना ईटिंग हैबिट्स अच्छा रखिए, बैलेंस डाइट खाइए, हेल्दी डाइट खाइए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, अपना स्लीप का पूरा ध्यान रखिए, अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप अच्छा रखिए, फैमिली से रिलेशनशिप, आप फैमिली के कांटेक्ट में रहिए। अगर आपको लग रहा है आप उस स्टेज में जा भी रहे हैं तो आप फैमिली से कांटेक्ट में रहिए, फैमिली से बात करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहिए। काफ़ी सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं ऐसी कंडीशंस के लिए, जो आप सपोर्ट ग्रुप्स कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रेक की जरूरत है, आप वेकेशन पे जा सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको लग रहा है ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में अवेयर रहिए और अपने डॉक्टर से बात करिए। एंड डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि देयर आर सम गुड डेज एंड सम बैड डेज, बोथ विल कम, बोथ विल गो। सो यू शुड रिमेन हैप्पी एंड you should go for a treatment if you are feeling कि आपको ऐसे symptoms आ रहे हैं, and there is treatment for everything.